हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो एमसीक्यूज़ इसकी जो प्रैक्टिस है मैं आपको करवाऊँगा, टिप्स वगैरह वो आपको मैं बताऊँगा। तो मैं जो मेरी वीडियोस की सीरीज़ है उसका जो मैं फ़र्स्ट वीडियो है वो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप जब सुन रहे होंगे तो आप ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ऐसी क्या चीज़ ख़ास है, क्या जैसा मैंने क्या इसमें नया करने की कोशिश की है, ठीक है। देखें, हमारी जो जनरेशन है उसमें क्या है कि हम जो बुक की जो रीडिंग है उससे हम दूर चले गए हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर जो हमारी मल्टीमीडिया जो हमारा का जो दौर है, जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम ज़्यादातर टाइम जो दिन का है वो गुज़ारते हैं। तो उसके अंदर सपोज़ कर लें कि हम स्टडी भी करते हैं तो लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो हमारे बुक्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर बुक होता है उसकी कहाँ पॉइंट्स हैं वो उठा के वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं कि लैग कर जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि ये कहाँ से उठाया है, ये कहाँ से उठाया। तो मैं आपको जो मेरा लेक्चर है उसके थ्रू आपको बुक की रीडिंग करवाऊँगा। बुक की रीडिंग से मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर्स में से उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, वो आपको मैं मेमोराइज़ कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। होपफुली आपको जो मेरे वीडियोज़ हैं वो पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट बायोलॉजी की पॉइंट्स फर्स्ट ईयर का से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, इंटर के भी जो हैं उसके भी हम सारे करेंगे। चैप्टर्स के नो जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स, जो 1.1 आपकी जो एक्सरसाइज है, आपका जो बुक है एसटीपी का उसकी, उससे हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो यहाँ पे देख लें कि ठीक है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स, मतलब कि जो बायोलॉजी और उसकी जो मेजर मेजर फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बायोलॉजी है उसकी जो फील्ड्स हैं वो आपकी एक बॉटनी है और जूलॉजी है और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आपकी जो बायोलॉजी है वो आप की जो मेजर जो 3 ब्रांचेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले के आपकी जो बॉटनी बॉटनी क्या करती है, जो आपके एनिमल्स हैं उनकी स्टडी आप बॉटनी के अंदर करते हैं, ठीक है, जिसको आप प्लांट साइंस भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम जूलॉजी के ऊपर। जूलॉजी क्या है, आपके जो एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके जो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के और उनकी और जो सिस्टम है उनको स्टडी करना, हम उसको बोलते हैं आपका जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्टडी हम क्या करते हैं, आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर करते हैं, ठीक है। वर्ड जो माइक्रो है उसका मतलब क्या है कि स्मॉल, और जो बायोलॉजी है उसका मतलब क्या है कि मतलब लाइफ को डिस्कस करना या लाइफ को स्टडी करना। तो मतलब जो स्मॉल लाइफ है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं हम, जो माइक्रोबायोलॉजी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका माइक्रोबायोलॉजी के बाद है आपकी एक है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या होती है कि हमारा जो ह्यूमन का जो सिस्टम है पर्टिकुलर है उसके बारे में हम स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ अभी जो स्लाइड्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं उनमें से, ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटी मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स। जो आपका किंगडम प्रोकैरियोटी है जिसको पहले मोनेरा कहा जाता था, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स। पहली बात यह है कि जो प्रोकैरियोट है वो हम किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किंगडम प्रोकैरियोट के ऊपर, ठीक है, जिसका पहला नाम क्या था, आपका किंगडम मोनेरा था। तो जो वर्ड प्रो का है मतलब है उसका मतलब है पहला, ठीक है। कैरियोट
जो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब है जो पहले वाला न्यूक्लियस, मतलब उतना डेवलप्ड न्यूक्लियस ना, डेवलप्ड न्यूक्लियस जो पहले नहीं था ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस न्यूक्लियस की बात कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, ज़ाहिर नहीं होता, हालांकि उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारे सेल के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर अगर डिफरेंस की बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो ये होता है कि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो अंदर जो न्यूक्लियर जो अपना सेल का जो मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है, उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है और वहाँ पे एक न्यूक्लियस बना हुआ होता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो नहीं बना हुआ होता, उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। और उसके बाद जो उसके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स वगैरह हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसका पहला नाम प्रोटिस्टा था। इंक्लूड्स ऑल द एसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एज well as multicellular eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi। देखें जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या आपका डस्टबिन है। डस्टबिन से मुराद ये है कि जो चीज़ आपकी जो बाकी जो आपके किंगडम से अगर उसके अंदर फिट नहीं हो रही तो वो क्या होगी, आपके किंगडम आपका जो मोनेरा है इसके अंदर आएगी, ठीक है। अच्छा, किंगडम मोनेरा नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगी। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आपका असेल्यूलर, मतलब जिसका जो एक पर्टिकुलर सेल का नहीं बना हुआ, मतलब जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या होता है, नीचे होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब जो फ्यू सेल्स का बना हुआ होता है, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बहुत सेल्स के बने हुए हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। विच आर नो लॉन्गर क्लासीफाइड एज एनिमल्स, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, एनिमल नहीं बोलते हैं या जिसको हम प्लांट्स नहीं बोलते, वो क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किंगडम फंजी इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस, जो आपकी किंगडम फंजाई है, ठीक है। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्यूटिनस सेल। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नॉन क्लोरोफिल्स, मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग काइटिनस सेल, वाल, उनकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जो उनका जो सेल होता है उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, जो फंजाई की बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द क्लोरोफिलस, जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर क्या होता है, जो जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग जितने भी कह लें कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर होते हैं, जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। देखिए आपका जो अलजी होता है उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, पर उसको हमने क्या करा है, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपका यूनिसेल्यूलर है। प्लांट्स के लिए मल्टी सेल्यूलर होना ज़रूरी है। उसके बाद है यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, हैविंग सेल वाल ऑफ सेल्यूलोज। इनका जो सेल वाल होता है वो किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑल द नॉन क्लोरोफिलस, इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, नहीं होगा, मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है, और उनके अंदर सेल वाल आपकी एब्सेंट होगी, नहीं होगी। Scientists have discovered and named more than 1.5 million species of living organisms। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो स्पीशीज़ है वो कितनी, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया है और उनको नेम दिया है, ठीक है। अच्छा, modern biology not only concerns with the recognition and classification of these species but also deals with their vital structural and functional aspect। मतलब हमारी जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो सिर्फ इसी तक महदूद नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करे, ठीक है, उसको रिकग्नाइज करे, क्लासीफाई करे, पर हम क्या करते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, उसको भी हम देखते हैं, उसको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका के ठीक है, आपका है माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology deals with the structure and function of the molecules that form structure of cell and organelles that take part in the biological
प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और आपके जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स। मतलब जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है वो किससे डील करती है? स्ट्रक्चर से, फंक्शन से ऑफ द मालिक्यूल्स दैट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो उन मालिक्यूल्स से जो आपके सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन ऑर्गेनल्स को बनाते हैं, टेक पार्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जिंदा जानदार हैं उनके लाइफ का जो प्रोसेस चलता है वो इन केमिकल की वजह से ही चलता है, जिनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हैं, आपके प्रोटीन हो गए मालिक्यूल्स, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, आपके जो लिपिड्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके बायो मालिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है जो किसके साथ डील करती है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है वो आपके इन्वायरमेंट्स के साथ डील करती है और उसका इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर है, या जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसके साथ डील करती है, ठीक है। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, अब जो आपका वाटर होता है वो दो टाइप्स का, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरीन वाटर, ठीक है। फ्रेश का मतलब क्या है कि जो वाटर जो आपका समुंदर से अलावा वाटर है, मतलब जो ओशंस हैं उनके अलावा जितना भी वाटर है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, ठीक है। और उस जो आपका समुंदर का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैरीन वाटर, ठीक है। तो आपके समुंदर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी स्टडी को, उनके इन्वायरमेंट का, उसके उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उन सब के डिस्कस हम किस में करते हैं, मैरीन बायोलॉजी के अंदर। और समुंदर के अलावा जितना भी पानी है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपका जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। Freshwater biology deals with the dwelling in the fresh water physical chemical characteristics of fresh water bodies affecting it, मतलब वहाँ पे जो केमिकल्स हैं जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासाइटोलॉजी है वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो कि किसी होस्ट के अंदर इंटर होते हैं, उससे अपना जो फूड या एनर्जी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो उन पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है, वो अपना जो तादाद है वो कैसे बढ़ाते हैं, फूड कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, देयर लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलते कैसे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, एंड इंटरेक्शन देयर विद देयर होस्ट, और उनका जो होस्ट होता है जिसके अंदर वो रहते हैं उसके ऊपर वो क्या क्या मतलब के नुकसान काज करते हैं, उसका इंटरेक्शन उसके साथ कैसा होता है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी डील्स विद द ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग इवोल्यूशन, एनाटमी, फिजिकल हेल्थ, इनहेरिटेंस, मतलब जो ह्यूमन बायोलॉजी है ये क्या है, आपकी बायोलॉजी की एक साइंस है जो किसके साथ डील करती है, ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं मैन के, इंसान के, उसके साथ रिगार्डिंग एवोल्यूशन, जिस एवोल्यूशन मतलब जो अर्थ का है इंसान की, इंसान कैसे बना, ठीक है, उसकी एनाटमी हो गई, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, ऑर्गन्स के, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद उनकी जो फिजियोलॉजी, वो फंक्शन कैसे करते हैं, इनसे इसके साथ डील करती है। और जो हेल्थ है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब आपकी जो हेल्थ उसके बारे में भी हमें बताती है। और इनहेरिटेंस, मतलब वो डिजीज़ जो आपके एंसेस्टर्स को से आपके अंदर जो ट्रांसमिट हुई हैं या जो हो रही हैं, जो कैरेक्टर्स आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके एंसेस्टर से, उनके बारे में भी आपको ये बताती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन एनिमल स्पीशी, मतलब जो एक गिवन एनिमल स्पीशी है उसके जो इंटरेक्शन है उसकी पॉपुलेशन के साथ क्या क्या हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। जैसा कि जो ह्यूमन है वो क्या है कि स्पीशी है, अच्छा, तो उनकी जो इंटरेक्शन है दूसरे जो ह्यूमंस हैं उनके साथ कैसे हैं उसको हम देखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द यूज़ ऑफ द डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली द ह्यूमन, मतलब हम क्या करते हैं इसके अंदर जो टेक्निक्स है या जो टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की या जो हमारी टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर ह्यूमन,
मतलब जो इंसान को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करने के लिए, जैसे कि सपोज़ कर लें कि आप एक प्रॉब्लम है कि इंसुलिन बनानी है, ठीक है, इंसुलिन नहीं बन रही है बॉडी के अंदर, तो आप उसको बाहर से इंजेक्ट करोगे। अब बाहर से इंजेक्ट करने के लिए पहले तो आपको उसको बनानी पड़ेगी, तो वो आप कैसे बनाते हो? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बैक्टीरिया को क्या करते हो, रिकम्बिनेट उससे डीएनए बनाते हो और फिर उससे आप इंसुलिन हासिल करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या होते हैं, या लाइफ लाइफ जो है वो कौन से स्टेज पे जो है वो एग्जिस्ट करती है। लाइफ इज़ बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन, मतलब जो हमारी ज़िंदगी है वो केमिकल्स के ऊपर बेस करती है, ठीक है। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसका जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट कह लें, ठीक है, वो क्या होता है, एटम होता है। एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एक एटम होता है वो फर्दर क्या होता है, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल्स के अंदर सराउंड करता है, ठीक है, और आपके जो न्यूट्रॉन्स हो गए और जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। एटम्स में कंबाइन इन स्पेसिफिक वेज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपका मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लिविंग मैटर विद इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इंसान की बॉडी है उसके अंदर क्या है, केमिकल बनते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े केमिकल्स, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, या जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, इंसान की बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंप्राइज अ कंपाउंड, मतलब जब मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, आपस में मिलेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो उसकी रिजल्ट में आपका कंपाउंड बनेगा। द लाइफ इमर्जेज ऑन द लेवल ऑफ द सेल, जो एक लाइफ है, ज़िंदगी है, वो एक सेल की लेवल पे इमर्ज होती है या जन्म लेती है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो एक सेल होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का, और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उससे छोटा यूनिट जो लाइफ जो एग्जिस्ट उसमें नहीं कर सकती, ठीक है। जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो आपका डीएनए उसका फंक्शनल यूनिट है। कौन है आपका जीन, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है ना, आपके जीन्स हैं, जो क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। जीन्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीडेड टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ द सेल, आपकी जो सेल होता है उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर, वो कौन प्रोवाइड करता है, आपके जीन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनल्स फंक्शन एज केमिकल फैक्ट्रीज एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द जीन्स टू कीप द सेल अलाइव, मतलब जो आपके ऑर्गेनलीज होते हैं सेल के, ठीक है, वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं एज ए केमिकल फैक्ट्रीज, मतलब जो केमिकल्स की फार्मेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके जीन्स की वो यूज़ करते हैं, और फिर आपके जो सेल को क्या करते हैं, वो ज़िंदा रखते हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म टिश्यूज़ विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस, मतलब जब एक जैसे जो सेल हैं जब वो आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो बनेंगे, ठीक है, जब एक जैसे सेल आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा, टिश्यूज़ बनेंगे। वेरियस टिश्यूज़ टाइप्स कंबाइन टू मेक अप एन ऑर्गन, मतलब जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनेगा। सेवरल ऑर्गन्स दैट कलेक्टिवली परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जो आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका एक ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। Different organ systems function in a high advanced coordination and cooperation make up an individual whole organism, मतलब जब बहुत सारे जो सिस्टम है बॉडी के वो आपस में कोऑर्डिनेट हो, उनकी जो आपस में राब्ता हो, कोऑपरेशन हो, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, तो वो क्या बनाते हैं, आपका एक जो होल ऑर्गेनिज्म है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग members of the same species living in close association in a given area are considered as population, मतलब जो एक सिंपल कह लें कि जो एक पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है कि एक स्पीशी अगर उसको आप काउंट करें कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसका कितना तादाद है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, अगर देखें जो पाकिस्तान क्या है, एक ज़मीन का एक जोग्राफिकल एरिया है, अगर उसके अंदर देखें कि कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कौन से वाले, एक स्पीशी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, कितने रहते हैं, तो उसका जब नंबर काउंट करेंगे जैसे कि सेंसस होती है तो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो पहले 22 करोड़ थी, अभी सेंसस के बाद पता चलेगा कितनी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका
पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया फार्म्स द कम्युनिटी। मतलब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सिविल स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज, जैसे कि ह्यूमन क्या है, एक अलग स्पीशी हो गई, जैसे कि कैट हो गई, डॉग हो गई, बफेल हो गई, ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक इन्वायरमेंट के अंदर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक कम्युनिटी है। क्या है, कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि एक पानी के अंदर क्या होता है, एक मछली भी होती है, टोड्स भी होते हैं, आपके फ्रॉग्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपकी फूड चेन है वो बना रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अ कम्युनिटी विद इट्स इन्वायरमेंट, जो कम्युनिटी होती है उसके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जो उसका इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट्स एन इकोसिस्टम। मतलब कम्युनिटी और उसका इन्वायरमेंट मिला के क्या बनाता है, आपका इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, ठीक है। एक को बोलते हैं हम बायोटिक, एक को एबायोटिक बोलते हैं। जो लिविंग थिंग्स है वो क्या कहलाती हैं, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक। द एंटायर सरफेस रीजन ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब जो जितना भी ज़मीन का एरिया है जो लिविंग थिंग्स ने कवर किया हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अच्छा, उसके बाद है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम। उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके डिस्कशन में देखें कि द लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब 2.5 बिलियन ईयर्स अगो इस दुनिया के अंदर क्या हुआ था, जो ज़िंदगी है वो वजूद के अंदर आई थी। फर्स्ट लिविंग फार्म वर ऑफ सिंपल अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पहली जो फार्म थी वो क्या थी, आपकी ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। Majority of living organisms occur as free living forms, but those who fail to do so have developed ways of interactive life। मतलब जितने भी मेजोरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो फ्री लेना जिनकी फार्म थी वो क्या थी, फ्री लिविंग फार्म थी। बट दोज हु फेल टू डू सो हैव डेवलप वेज ऑफ इंटरेक्टिव लाइफ। मतलब कि जो सिंगल या फ्री रह नहीं पाए, उन्होंने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या किया, रिलेशन अपना बनाया या इंटरेक्ट किया उनके साथ, ठीक है। Fossils of different group of organisms have different age, supporting the concept that different organisms arose in a different geographical times। मतलब जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, हैव डिफरेंट एज सपोर्टिंग द, उनका जो फॉसिल्स का जो एज है, उनकी हम एज कैसे फाइंड करते हैं फॉसिल्स की। पहली बात तो फॉसिल्स हम किसको बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं जैसे कि आपका डायनासोर हो गया, वो ज़मीन के अंदर दबा हुआ, मतलब उसकी कोई बॉडी का कोई हड्डी या उसका कोई पार्ट मिला, ठीक है, या उसका जो ढांचा है स्केलेटल वो मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। जो अभी इस वक्त वो मौजूद नहीं है पर पास्ट के अंदर वो मौजूद थे, किसी रीजंस की वजह से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी पहले वो मौजूद थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि ये फॉसिल्स थे, ठीक है, या फॉसिल्स उनको हम बोलते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स अरोज इन डिफरेंट जोग्राफिकल टाइम। उनका जो फॉसिल्स हैं डिफरेंट, उनकी जो एज है वो क्या है, डिफरेंट है। एज हमने कैसे फाइंड की, कार्बन डेटिंग से, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें पता चला कि उनकी एज क्या थी। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट फॉसिल्स हैं उनकी एज क्या थी, डिफरेंट थी। तो इससे हमें ये पता चला कि डिफरेंट एज होने की वजह से कि वो क्या थे, डिफरेंट जोग्राफिकल टाइम्स में वो पैदा हुए थे, ठीक है। मतलब वो मुख्तलिफ औकात में पैदा हुए थे, वो एक वक्त में सारे पैदा नहीं हुए थे। और कॉमन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड फाइलेटिक लीनेज। मतलब जो एक ओरिजिन होता है किसी स्पीशीज़ का, एक सेम ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनेज, ठीक है। इट इज़ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। मतलब ये क्या होती है कि एंसेस्टर से आपके जो डिसेंडेंट्स होती है, सीक्वेंस होती है, ठीक है, विद रेस्ट एंसेस्टर्स कौन से, जो आपके फादर, ग्रैंडफादर, और डिसेंडेंट जो उनके बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस विद रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इवोल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड। मतलब उनसे एंसेस्टर से क्या बना, आपके जो डिसेंडेंट है वो बने, उसके बाद उसके बच्चे होंगे वो पैदा होंगे। इससे ये प्रोसेस है वो चलता जाएगा, इसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले आ चुका है, जो लम्स के जो पास पेपर है उनके अंदर ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो मैं की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, देखें, जो बायोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स अ साइंटिस्ट फार्मूलेट्स एंड टेंटेटिव स्टेटमेंट कॉल्ड हाइपोथेसिस। मतलब जो हकीकत होती है उसके बेस के ऊपर जो एक साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट
देता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इन इंडक्टिव रीजनिंग अ साइंटिस्ट यूजेस आइसोलेटेड फैक्ट्स टू रीच अ जनरल आइडिया दैट एक्सप्लेन्स अ फेनोमेना। मतलब जो एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या होती है आपकी, कह लें कि स्पेसिफिक टू जनरल होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। मतलब कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक जनरल पॉइंट की तरफ आती है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इन्वॉल्व्स एन इफ एंड देन स्टेटमेंट। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या होती है आपकी? जनरल टू स्पेसिफिक आती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? इफ़ और देन होता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट, एक होता है इफ़ और देन। जैसे कि सपोज कर लें, अगर कोई कहता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो कैसे कर लेगा? बोले आप अगर बोलेंगे करो, तो वो बोले अगर आप मुझे ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं करूँगा। इफ़ यू प्रोवाइड देन आई कैन डू। मतलब आप अगर मुझे प्रोवाइड करोगे फिर ही मैं ये कर सकता हूँ, तो उसको हम बोल रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू हाइपोथेसिस, मतलब अगर जो हाइपोथेसिस है वो क्या है? ट्रू हो जाता है, थ्योरी इज पुट फॉरवर्ड। मतलब वो क्या कहलाती है? फिर थ्योरी कहलाती है। विच इज़ फेयरली बट नॉट ऑल एब्सोल्युटली रिलायबल स्टेटमेंट। मतलब वो क्या होती है? आप किसी हद तक वो मानने के काबिल होती है, पर कंप्लीटली 100% हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी क्या होती हैं, गलत भी हो सकती हैं और वो सही भी साबित हो सकती हैं, ठीक है। देखें, जो जैसे कि आपकी जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ऑफ रिलेटिविटी, वो अभी तक ला नहीं बन सकी है, वो अभी तक थ्योरी की फॉर्म में ही है। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो अभी तक ला नहीं बन सकी हैं, ठीक है। उनको प्रैक्टिकली साबित करेंगे, क्योंकि साइंस जो बेस करती है वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर बेस करती है। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ साबित होगी वही उसके ऊपर साइंस बिलीव करेगी, वरना नहीं बिलीव करेगी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द, अच्छा उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर थ्योरी है वो साबित हो जाती है आपके प्रैक्टिकल्स की मदद से, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं कि ये अब क्या बन गया? आपका लॉ बन गया है, ठीक है। अगर वो थ्योरी साबित नहीं हो रही है सही प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो फिर क्या होगा कि उसको हम बोलेंगे कि ये क्या थी? थ्योरी, ये इनकरेक्ट थ्योरी थी, या उसको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। पर जो रिजेक्टेड थ्योरीज होती हैं उसको भी हम क्या करते हैं? साइंस के अंदर रिसर्च वर्क को रखते हैं, ताकि जो आगे चल के जो दूसरे साइंटिस्ट हैं या जो दूसरा अगर उस सेम टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च पेपर्स क्या करे? उसको रेफ़र करे, ताकि उसको उसके बारे में नॉलेज मिल सके, ठीक है। जो जो गलतियाँ उसने की थी, तो उनको क्या करे? वो समझ सके कि वो ना उसको दोहराए। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो आपकी बायोलॉजी है, जो उसके क्या क्या अफेक्शंस रहते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के साथ, ठीक है। ह्यूमन जो लाइफ है या जो मैनकाइंड है उसके साथ उसके क्या क्या अफेक्शंस रहते हैं, ठीक है। द रे The rates of infant mortality and morbidity have been greatly reduced by immunization। मतलब जो डेथ रेशो है, ठीक है, वो क्या हो चुका है? जो डिजीज़ का और जो डेथ का रेशो है वो क्या हो गया है? ग्रेटली रिड्यूस हो चुका है। किसकी मदद से? आपकी जो इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन आप किस तरह से करते हो? वैक्सीनेशन के थ्रू। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि आप जो वैक्सीन है वो क्या है? डिजीज़ से पहले होती है, डिजीज़ के बाद नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या करता है? आपको डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1975। ये फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एडवर्ड जेनर ने। और कब करवाई थी? 1975 में। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस विच इन लो कंसनट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो थोड़े से मिकदार के अंदर होंगी तो क्या करेंगी, या थोड़े से मिकदार में भी होंगी तो वो क्या करेंगी? आपकी जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, वो क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी, रोकेंगी उसकी ग्रोथ को। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेंसिलिन। जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो क्या थी? पेंसिलिन थी। ये भी क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है, ठीक है। और जो ये वाला था, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी, आइसोलेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन गोज टू फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन। मतलब इसको जो लार्ज स्केल पे इसको प्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? आपका फ्लेमिंग ने, फ्लोरी ने और चेन ने। रेडियो एक्टिव रेज, एक्स रेज हैज़ बीन यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। मतलब जो इंसान ज़ात के अंदर जितनी भी डिजीज़ वगैरह आती हैं उसके अंदर जो एक्सरे है वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकल साइंस के अंदर उसको डायग्नोस करने के लिए। ये क्या आपकी एप्लीकेशन है बायोलॉजी की, ठीक है।
उसके बाद आते हैं आपका है हाइड्रोपोनिक्स वाटर कल्चर, ठीक है, इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेशनल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है हाइड्रोपोनिक्स और आपका टेरेशनल प्लांट्स और एरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स से पहले देखते हैं कल्चर क्या है। कल्चर का मतलब है कि आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को ग्रोथ करवाने को हम कल्चर बोल रहे हैं, ठीक है, कल्चर बोलते हैं। जैसे कि आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर हम जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए, तो उसको क्या करते हैं हम पहले लेबॉरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड कल्चर। तो देखते हैं कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, उन्होंने कॉलोनीज कितने नंबर बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं एक टेस्ट होती है ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी जो करवाते हैं डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कल्चर है उसका वर्ड का मतलब है कि आर्टिफिशियल किसी चीज़ को ग्रो करवाना। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब है वाटर, ठीक है, इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेशनल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जो एरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर आप जो टेरेशनल प्लांट्स है, टेरेशनल प्लांट्स मतलब जो वो प्लांट्स जो क्या हैं ज़मीन पे पाए जाते हैं, आपकी जो लैंड है उसके ऊपर पाए जाते हैं, ड्राई लैंड के ऊपर, उसको आप अगर सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर एरेटेड सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या हो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो और जो मिनरल्स होते हैं जो उसको चाहिए ग्रोथ के लिए, वो अगर आप उसको प्रोवाइड करें तो वो क्या कर सकता है, प्लांट ग्रो कर सकता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपकी जो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इससे जो डिजीज़ वगैरह होती हैं वो भी नहीं होती हैं जो प्लांट्स के अंदर होती हैं, तो वो ठीक है। क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लोनिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती है। सेल्स और इंटायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वो सिर्फ एक सेल की भी बन सकती हैं और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की भी बन सकती हैं। डॉली द शीप वाज द फर्स्ट हाईली सक्सेसफुल आर्टिफिशियल क्लोन फ्रॉम अ सोमेटिक सेल। जो आपकी जो डॉली शीप थी उसका वो फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म थी जिसका क्या किया गया था आपका कि जो क्लोन है वो किया गया था, ठीक है। तो उसकी क्लोन में क्या किया गया था कि एक जो उसका डॉली शीप जो है वो बनाई गई थी। अच्छा, फ्रॉम अ सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल का मतलब क्या हो, जो उसकी बॉडी का जो एक सेल है वो लिया गया था। अच्छा, अब क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है कि जो हम क्या करते हैं कि एक जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम होता है उसका हम सेल लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका जो न्यूक्लियस है वो हम निकालेंगे और जो ओम है उसके अंदर क्या करेंगे, उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर वो आ जाएंगे। इसको क्या इसको इसकी मतलब कि एक आइडेंटिकल जो कॉपीज़ हैं वो बनेंगी, ठीक है। जो जिसका हमने सेल का न्यूक्लियस लिया है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी जो हमने क्लोन बनाया है वो सारी उसके ऊपर डिपेंड करेंगी जिस सेल का हमने न्यूक्लियस लिया है, ठीक है। क्योंकि जो एक सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो कौन बनाता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्डर देता है, कंट्रोल सारा सिस्टम वही करता है। पॉपुलेशन हैज़ बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैन फॉर मैनी ईयर्स। मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंसान ज़ात के लिए बहुत सालों से एक बहुत बड़ा मसला रही है, ठीक है। मैनी ऑफ क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फूड वगैरह है उस वो चीज़ें उसकी कमी आती है, और जो आपकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह की, वो भी सफिशेंट नहीं होती है, ठीक है, और जो डिजीज़ हैं वो भी ज़्यादा बढ़ती हैं। मैनी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टॉक्सिक। मतलब जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसमें क्या होता है कि आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। मैंस एक्टिविटीज़ मेनली deforestation and industrializations have disturbed the balance of nature with catastrophic results. The use of natural process to combat pathogens is very helpful. अच्छा, अब क्या होता है कि हमने ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमने डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट है उसको क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया है, और उनकी जगह पे हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई है। इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो कम हो रहा है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं, ठीक है। जो बैलेंस है नेचर का उसको क्या कर दिया, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक, मतलब उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है या बिगाड़ दिया है, ठीक है। द यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू कम्बैट पैथोजेंस इज़ वेरी यूज़फुल। मतलब कि जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर इसमें हम क्या करते हैं को एक नेचुरल एनिमी के साथ मिलाते हैं। जैसे कि एक मच्छर होता है, ठीक है, जो जिससे आपके डेंगू होता है, उसको जो फ़िश वगैरह है वो क्या करती हैं, खा जाती हैं, उसके जो एग्स वगैरह होते हैं उनको खा जाती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे वो क्या करेंगे, उस फ़िश का जो सीड है वो ग्रो करवाएंगे ताकि क्या हो सके कि जहाँ पे मच्छर वगैरह ग्रो करते हैं तो
उनको वो क्या करेंगी, फ़िश खा लेगी, ठीक है। तो वो मच्छर वगैरह नहीं होंगे फिर। तो मतलब क्या किया हमने, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, कोई भी चीज़ हमने यूज़ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक नेचुरल उसका किलर था, ये जो नेचुरल उसका एनिमी था उसको हमने उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये क्या कहलाता है, आपका नेचुरल प्रोसेस करवाता है, ठीक है। अच्छा, उससे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, और डिजीज़ की मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग दैम टू प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल पेस्ट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग दैम टू प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स होती हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, या जो आपके प्रीडेटर्स होते हैं, उनसे आपके जो प्लांट्स वगैरह उनको क्या करता है, ये बचाता है पेस्टिसाइड्स। ग्रोइंग प्लांट्स इन क्लाइमेट्स दैट आर अनसूटेबल फॉर द पैथोजेंस कैन कंट्रोल प्लांट डिजीज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या है आपका, इन क्लाइमेट्स दैट आर अनसूटेबल फॉर द पैथोजेंस कैन कंट्रोल प्लांट डिजीज, मतलब वहाँ पे आप क्या करेंगे कि प्लांट को इसी जगह पे आप ग्रो करवाएं, ताकि जहाँ पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ काज करता है वो आपका ना पैदा हो रहा हो, या जो जो वहाँ पे ना मौजूद हो, ठीक है। थ्रू क्रॉप रोटेशन द चांसेस आर एस्टेब्लिशिंग वीड particular weed वीड पैरासाइट्स अफेक्टिंग दैट क्रॉप इज़ रिड्यूस्ड। अच्छा, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि सपोज़ कर लें आपके पास अगर जो फील्ड है उसमें क्या करेंगे आप, एक साल अगर उस फील्ड में आपने जो गंदम है वो उगाया है, तो क्या करें आप, दूसरे साल उसी जगह पे आप गंदम नहीं उगाएंगे, वो आप कपास उगा दें या कोई और चीज़, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो क्रॉप रूटेड होगी। क्योंकि जो पैथोजेंस जो आप गंदम के ऊपर डिजीज़ काज कर रहे थे, वीट के ऊपर, अब वो कपास के ऊपर डिजीज़ काज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक जो होता है जो वायरस कह लें या बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलरली जो स्पीशी होती है उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिजीज़ काज नहीं करेगा, इससे आपके जो प्लांट है वो बच जाएंगे। सॉयल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ क्रॉप ऑफ ल्यूमिनस फैमिली विच हैज़ नाइट्रोजन्स, मतलब जो ल्यूमिनस फैमिली है वो उसके आप क्या करें, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो आप इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो बढ़ सके। फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर फ्रूट नोड्यूल्स, मतलब जो बैक्टीरियाज उनको क्या करें, फिक्स करें उनके जो रूट के जो नोड्यूल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, द एंड क्वाइटर्स, यहाँ पे मैं एंड एंड तो नहीं कर रहा हूँ, ये जो शुरुआत है अभी, एंड मैं फर्स्ट चैप्टर का बोला है मैंने वो, ठीक है। तो क्वाइटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्वाइट, ठीक है। जो क्वाइटर मतलब जो क्विट कर देते हैं वो कभी भी नहीं जीतते, और जो कभी भी क्विट नहीं करते वो क्या करते हैं, जीतते हैं, ठीक है। विनर्स नेवर क्वाइट, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो की पॉइंट्स है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, थैंक यू।